नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का आर्टिकल हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है और ये 30 जुलाई को आया है। आर्टिकल का शीर्षक है व्हाई द एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ फेल्ड टू डिलीवर, यानी कि क्या कारण रहे हैं कि जिसकी वजह से जो दल बदल कानून है वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका है। आर्टिकल को लिखा है गौतम भाटिया जी ने, जो कि एक एडवोकेट हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पॉलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं आर्टिकल के की पॉइंट्स। तो आर्टिकल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून इतनी चर्चा में रहा है। तो हाल फिलहाल में कई सारी राज्य सरकारों में परिवर्तन हुआ है सत्तारूढ़ दल का, और एंटी डिफेक्शन लॉ ने काफ़ी मेजर रोल इसमें प्ले किया है। और ये हम देख सकते हैं कर्नाटक में, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में, और अब राजस्थान में भी एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इससे पहले मणिपुर और गोवा के संदर्भ में भी एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी चर्चा में था। और इन सारे केसेस में जो मुख्य भूमिका देखी गई है वो देखी गई है एमएलएस के द्वारा अपनी सीट से रिजाइन करने की, जिसको कि इंजीनियर्ड रेजिग्नेशंस भी कहा गया है। इंजीनियर्ड का मतलब है कि ये एक सोचे समझे तरीके से इस्तीफा दिलवाया जाता है एमएलएस का, जिससे कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी बहुमत को खो दे विधानसभा में और सत्ता परिवर्तन हो सके आसानी से। बाद में ये एमएलएस दूसरी पार्टी के टिकट से बाई इलेक्शंस में भी खड़े होते हैं और कई सारे मामलों में जीतकर वापस विधानसभा में आ जाते हैं। दूसरा, स्पीकर की भूमिका, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा, गवर्नर की भूमिका कि फ्लोर टेस्ट कब करवाना है, कब बहुमत साबित करवाया जाएगा। तो यहाँ गवर्नर की भूमिका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब आइए देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको लाया गया था 1985 में कि पॉलिटिकल डिफेक्शंस को रोका जा सके। जो संस्कृति उस समय उभर रही थी कि व्यक्ति एक पार्टी से चुनाव लड़ता है और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, इसको रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 लाया गया और इसके द्वारा 10th शेड्यूल को जोड़ा गया। तो एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाए या 10th शेड्यूल कहा जाए, बात एक ही है। काफी कंट्रोवर्शियल रहा है ये 10th शेड्यूल। और यहाँ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक बात काफी ज्यादा सही और सटीक जान पड़ती है। उन्होंने ये कहा था कि आप कितना भी बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए, उसमें अच्छे अच्छे प्रोविजंस भी डाल लीजिए, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही अच्छा हो सकता है जितना उस कॉन्स्टिट्यूशन को निभाने वाले लोग अच्छे हो सकते हैं। और ये बात आज के दिन में काफी ज्यादा सही मालूम पड़ती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए लोग जैसे कि स्पीकर और गवर्नर, इनकी भूमिका काफी ज्यादा पॉलिटिकल रही है और अपने रोल से इन्होंने जस्टिस नहीं की है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 191 क्लॉज 2 के बारे में। और ये आर्टिकल कहता है कि कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एमएलए की पोजीशन से अगर उसका डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल के अंतर्गत होता है। तो ये आर्टिकल भी हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ पैरा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो कि 10th शेड्यूल का ही है, इसके द्वारा ये कहा गया है कि कोई इलेक्टेड मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो वॉलंटरीली यानी कि स्वेच्छा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है। और ये भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है। तो ये पैरा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये आपको पता होना चाहिए 10th शेड्यूल का कि ये किससे संबंधित है। और राजस्थान के केस में इसको चैलेंज किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट कैंप के द्वारा, कि उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ अभी भी बने हुए हैं और उन्होंने सिर्फ अपना पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट व्यक्त किया है कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के राज्य के नेतृत्व के खिलाफ, और उन्हें पैरा 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो पार्टी के साथ बने हुए हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और एक चीज 10th शेड्यूल के बारे में हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन है, इसमें स्पीकर के
पास संपूर्ण पावर्स हैं और उनके डिसीजन को फाइनल भी माना जाएगा। इसका जुडिशियल रिव्यू जरूर हो सकता है, लेकिन डिसीजन आने के बाद ही। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट केस है वो है किहोटो होलोहान केस 1992 का। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चर्चा में रहा है। और ये चर्चा में इसलिए भी रहा है क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को एक तरीके से रोक दिया है, तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस किहोटो होलोहान केस 1992 के खिलाफ जाता है। और अंत में एक आर्टिकल 212 जो है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके द्वारा ये कहा गया है कि कोर्ट्स लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स के ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे या उसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स से संबंधित है कि न्यायपालिका और विधायिका अपने अपने स्फीयर्स में सुप्रीम है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए आप देखते हैं आर्टिकल के की पॉइंट्स। तो आर्टिकल में बताया गया है कि एमएलएज के डिफेक्शन के माध्यम से किसी भी निर्वाचित सरकार को उसके बहुमत से वंचित कर के गिरा देने का काफी लंबा इतिहास है। ये कोई हाल फिलहाल की घटना नहीं है, ये काफी समय से होता आ रहा है। और इसी को दूर करने के लिए 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके द्वारा 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और आर्टिकल में बताया गया है कि दल बदल विरोधी कानून ये प्रावधान करता है कि राजनीतिक दलों के सदस्य जो एक विश्वास प्रस्ताव यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन में पार्टी व्हिप की अवज्ञा करते हैं अथवा दल के विरुद्ध मतदान करते हैं, उन्हें अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ काफी क्लियर है कि अगर आप पार्टी व्हिप को नहीं मानते हैं, पार्टी व्हिप मतलब पार्टी की डायरेक्शन आपको है कि आपको एक पर्टिकुलर तरीके से वोटिंग करनी है, उसकी आप अगर अवज्ञा करते हैं, उसे नहीं मानते हैं, तो आप डिस्क्वालिफिकेशन के पात्र बन जाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। लेकिन आर्टिकल बताता है कि 10th शेड्यूल दल बदल की घटनाओं पर एक प्रभावी नियंत्रण रख सकने में विफल रही है और इस पर तत्काल पुनर्विचार करने की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और आगे आर्टिकल में कुछ कारण भी बताए गए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आर्टिकल कहता है कि 10वीं अनुसूची जो कि 10th शेड्यूल है, उसकी कमियों का दुरुपयोग करते हुए विधायक औपचारिक दल बदल अथवा अपने दल के विरुद्ध मतदान के बजाय अब अपनी सदस्यता से इस्तीफा देना पसंद करते हैं। इससे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसका बहुमत कम हो जाता है और सरकार गिर जाती है और नए चुनाव में यही विधायक विपक्षी पार्टी का टिकट लेकर पुनः विधानसभा में लौट आते हैं। तो इस तरीके से 10th शेड्यूल का जो पर्पस था उसको पूरी तरीके से डिफीट कर दिया गया है। और आगे आर्टिकल में बताया गया है कि इस सब के लिए केवल एमएलएज ही नहीं जो कि ऐसा कर रहे हैं, बल्कि जो संवैधानिक अभिकर्ता हैं जैसे कि राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष जो कि स्पीकर हैं, उनकी भूमिका भी काफ़ी चिंताजनक रही है। और स्पीकर हो चाहे राज्यपाल, दोनों की ही भूमिका में अपनी पार्टी के प्रति पक्षपात देखने को मिला है और इससे जो इन पदों की गरिमा है वो भी कहीं ना कहीं आहत हुई है। आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि न्यायपालिका भी अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में पूरी तरीके से सफल नहीं रहा है। दल बदल और सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में न्यायपालिका के हाल के निर्णय 10th शेड्यूल के प्रावधानों की अवहेलना करते नजर आए हैं। ये भी अपने आप में काफी चिंताजनक है। और अंत में आर्टिकल ये बताता है कि समस्या जो दल बदल कानून की है उसमें धन बल भी एक काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है और व्यापक रूप से ये प्रकट हो रहा है कि विधायकों को उनके दलों से तोड़ने और सरकार गिराने के लिए बड़ी रकम की लेन देन हो रही है। और इसमें आर्टिकल में खास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भी जिक्र किया गया है कि इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास आया है और जिसकी ट्रेसिंग करना मुश्किल है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुनवाई करना अभी रहता है। तो ये सब था इस आर्टिकल में, जिसमें कि दल बदल कानून की विफलताओं के बारे में बताया गया है और कैसे अब इस कानून में सुधार लाने की आवश्यकता है जिससे कि ये अपने पर्पस को पूरा कर सके, जो कि पॉलिटिकल डिफेक्शंस को रोकना है। तो ये सब था इस आर्टिकल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जिसे 10th शेड्यूल भी कहा जाता है। कौन सा संविधान का संशोधन हुआ था जिससे ये लाया गया था? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ये आपको याद होना चाहिए। और अभी जो काफ़ी चर्चा में रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ का,
पैराग्राफ 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसके द्वारा वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप यानी कि स्वेच्छा से जो मेंबरशिप छोड़ रहे हैं उसको लेकर ये प्रावधान है, और इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है 10th शेड्यूल के अंतर्गत। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इस पे सवाल पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस भी हैं जो लगातार न्यूज़ में बने रहे हैं, जिनमें कि एक है क्योटो होलोहन केस 1992 का, जो कहता है कि स्पीकर के फाइनल फैसले आने से पहले कोर्ट के द्वारा इंटरफेरेंस नहीं की जाएगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है नाबम रेबिया केस 2016 का, जिसमें कि गवर्नर की भूमिका के बारे में कोर्ट ने फैसला दिया था कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर तो है, लेकिन जो असेंबली सेशन बुलाने की बात है फ्लोर टेस्ट कराने के लिए, इसमें प्रायः गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय चीफ मिनिस्टर की सलाह पर ही सेशन को बुलाना होगा और फ्लोर टेस्ट करवाना होगा। तो यहाँ गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है और आपको पता होना चाहिए। अगर मेंस की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि 10th शेड्यूल की अब क्या उपयोगिता रह गई है, जबकि इसका लगातार पार्टियों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इसके फेवर में और अगेंस्ट में आपके पास पॉइंट्स तैयार होने चाहिए। हाल ही में देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, कि एक कल्चर डेवलप हो गया है जहाँ की 5 स्टार रिजॉर्ट्स में जाके MLAs रह रहे हैं और डिफेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके की राजनीति कितनी सही है कितनी गलत है, इस पर भी आपके विचार पूछे जा सकते हैं। इंजीनियर्ड रेजिग्नेशन यानी कि जो इस्तीफा करने की नई परंपरा बन गई है, तो इसको लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है। और मेजॉरिटी को मैन्युफैक्चर करना यानी कि आप बहुमत बनाते हैं रेजिग्नेशंस करवा के, तो इस पर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।